नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासिनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही ठंड आने लग जाती है, उसी टाइम इन्फेक्शन की समस्याएं तरह-तरह की होने लगती है। जैसे गले में दर्द होना, जैसे खांसी बार-बार आना, जिससे आपकी समस्याएं बहुत भयंकर होने लगती है। सांस लेने में समस्याएं होने लगती है, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे छोटे बच्चे हो, अस्थमा जैसी शिकायत होने लग जाती है। ऐसे समय में जनरली डॉक्टर आपको नेबुलाइज करने के लिए सलाह दिया दिया जाती है, जिसमें चाहे छोटे बच्चे हों चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, उन सबको नेबुलाइज किया जाता है। आज मैं इसी नेबुलाइजेशन की पूरी जानकारी लेके आया हूँ, जैसे कि ये क्यों जरूरी है, किस दवा और कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, ये दवा कैसे काम करती है, किस किस बीमारी में नेबुलाइज किया जा सकता है, नेबुलाइजेशन का सही तरीका क्या होता है, कौन से साइड इफेक्ट होते हैं और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए नेबुलाइजेशन करते समय। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि ये जरूरी क्यों है। बेसिकली देखा जाता है, आपको जब भी कोल्ड और इन्फेक्शन होता है तो आपका ये वाला गले वाला जो पार्ट होता है उसमें स्पाज्म हो जाता है, जिसको अपन ब्रोंको स्पाज्म बोलते हैं, जिससे आपको सांस लेने में समस्या आने लग जाती है। जैसे ही सांस लेने में समस्या होगी तो आपकी लंग्स क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन देंगे और खांसी इनकी समस्या आएगी, बहुत तेज खांसी आएगी तो यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ये चीज सिकुड़ी हुई है और खांसी आ रही है बार बार, जिससे आपको पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। यदि ज्यादा आपको खांसी आ रही होती है तब आपको यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा खांसी में ब्लड भी आने लग जाता है, तो ऐसी समस्याएं होने लग जाती है। तो इस तरह की समस्याओं में नेबुलाइजेशन किया जा सकता है। दवा और मशीन कौन कौन सी होती है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये नेबुलाइजर मशीन होती है, जिसको अपन नेबुलाइजर बोलते हैं, ये अलग अलग कंपनियों की मिलती है दोस्तों, जो मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी और डॉक्टर के पास भी जनरली रहती है। दवा के तौर पे इसमें दो दवाइयां होती है। पहली दवा साल्ब्यूटामोल रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है ब्यूडेकॉट रेस्प्यूल्स। ये दोनों दवाइयों से दोस्तों नेबुलाइजेशन किया जाता है। तो ये दोनों दवाइयां कैसे काम करती हैं, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आता है साल्ब्यूटामोल रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन, जिसमें साल्ब्यूटामोल नाम की दवा होती है, जो जनरली रूटीन मैनेजमेंट किया जाता है ब्रोंकोस्पाज्म का। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब इस वाले एरिया में स्पाज्म हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये एज ए डायलेटर की तरह काम करता है, जिसको ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिससे आपको आसानी से, जैसे डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई नली, तो आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दूसरी आती है बुडेकॉट रेस्प्यूल्स, जो दवा होती है। बेसिकली इसमें बुडेसोनाइड नाम की एक दवा होती है, जो स्टीरॉयड कैटेगरी की कहलाती है। ये स्टीरॉयड दवा जनरली डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्टीरॉयड में भी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की दवा होती है, जो जनरली इन्फ्लामेशन वाली सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ये बेसिकली कैसे काम करती है, जैसे ही हमारी इस एरिया में जाती है उस जगह की इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन कम होगा मतलब सूजन कम हो गई, जिस या एलर्जी कम हो गई, तो पेशेंट को ना तो एलर्जी की वजह से खांसी आएगी और इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा राहत मिलता है। मीन्स ये अस्थमा को ट्रीट करने के काम में दिया जाता है जनरली। जो स्नीजिंग, कफिंग, यहाँ पे चेस्ट में टाइटनेस हो गई, या सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई या इरिटेशन हो रहा है पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, तब भी इस दवा को दिया जाता है। इसमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। उसी तरीके से एलर्जी वाली सिचुएशन को भी ये ट्रीट करता है बुडेसोनाइड। जो स्नीजिंग, बार बार छींक आ रही हो, रनी नोज हो रहा हो, या स्टफी या इचिंग नोजिंग हो रहा हो, तब भी इस दवा को जनरली प्रेफर किया जाता है। अब ये दोनों दवाइयां साथ दे रहे हैं, तो किस किस बीमारी में इन दोनों को रिकमेंड किया जाता है, तो देखिएगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, साल्ब्यूटामोल और ब्यूटेसोनाइड दोनों दवाइयां दी जाती है। तो साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम कर रहा है और ब्यूटेसोनाइड एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है। दोस्तों, ये जैसे खांसी के समय यदि इसको डायलेट हो गई और इन्फ्लामेशन और एलर्जी वाली सिचुएशन नहीं हुई, तो आराम से कफ आपका बाहर निकल जाएगा, खराश खत्म हो जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, मतलब खांसी में बहुत अच्छा आराम देता है।
उसी तरीके से अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है तब भी इसको यूज किया जाता है, दोनों दवाइयों को दिया जाता है, जिसमें से अस्थमा से रिलेटेड जो कफिंग होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, मतलब सांस लेने में खर खर आवाज आ रही है, उस समय भी इस दवा को दिया जाता है, मतलब उसे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये दोनों दवाइयां मिलके काम करती है। मींस अस्थमेटिक प्रॉब्लम की जो पल्मोनरी फंक्शन है उनको भी इम्प्रूव किया करता है, मतलब आपके लंग्स को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी इसको लिया जाता है तो सांस के थ्रू लिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे लिया जाता है, लेने का तरीका क्या है। दूसरा एक मैंने जैसे बताया कि इन्फ्लामेशन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है तो लंग्स में बेहतर होंगे, और जो अस्थमेटिक अटैक होने की संभावना होती है वो अस्थमेटिक अटैक को भी रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से दोनों तरीके से काम करता है। फिर आता है ब्रोंकोलाइटिस में जो समस्या होती है, मतलब पल्मोनरी फंक्शन और सीरम इम्यून फैक्टर्स को भी इंप्रूव करता है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मतलब कहने का हो गया, सांस से रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, चाहे इन्फ्लामेशन हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे कफिंग हो, चाहे स्पाज्म हो, इन सभी का ट्रीटमेंट दोनों दवाइयां मिलकर करती है। बात करेंगे लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जनरली 90% समस्याएं लेने के सही तरीका नहीं होने की वजह से पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मेरा एक बार रिकमेंडेशन जरूर रहेगा, कभी भी आप पहले से यूज किए हुए जो नेबुलाइजर है उसको यूज नहीं करें। यदि डॉक्टर के पास भी जाते हैं तब भी, और घर पे हैं तब भी, उसको जो नेबुलाइजर है उसको अच्छे साफ पानी से, गर्म पानी से उसको साफ करें, साफ करके उसको थोड़ा ड्राई करें, उसके बाद में आपको यूज करना होता है। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है, दोनों दवाइयां डाल डाल के उसको मुंह पे लगाना होता है। मुंह पे लगाने के बाद में फिर आप उसके स्विच को ऑन करें, उससे भाप निकलेगी, भाप निकलते आप उस टाइम सांस लेते हो उसको अंदर ले, उस पूरी भाप को। और ध्यान रहे जब भी आप इसको पैक करते हैं तब उसमें बाहर की तरफ वेपर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पूरी की पूरी दवा आपके अंदर जानी चाहिए, और उसको सांस लेते हुए, उसको मुंह खोलते हुए आप उसको अंदर दबा लें, ताकि उसको पूरी की पूरी आपका जो दवा है वो पूरी इस एरिया में पहुंचे, लंग्स में पहुंचे, जिससे आपको डायलेशन हो जाए, और इन्फ्लामेशन है वो सारी की सारी इन्फ्लामेशन कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे ये पूरी दवा खत्म होती है उस समय आप उस दवा आपको स्विच ऑफ करना है। और ध्यान रहे इसको जब भी आप लेने के बाद में ऐसे ही ना रखें, उसको पूरी तरह से क्लीन करके रखें, क्योंकि जब भी आप पहले दोबारा लेंगे या फिर आपका दूसरा भाई या बहन या कोई दूसरा मरीज लेता है तब भी उसको इन्फेक्शन नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, इन्फेक्शन का ट्रांसफर जरूर हो जाता है इसी समय में, क्योंकि आपने वो यूज कर लिया। इस तरह की बातों का ध्यान रखना होता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स की, कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं यदि आप बहुत कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ले रहे हैं इसको। तो इसमें फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है आपके माउथ में, और यदि आप रेगुलर नहीं लेते तो फिर इसमें फंगल इन्फेक्शन की ज्यादा समस्या नहीं होती। ध्यान रहे इसको ड्राई करके यूज करना होता है, और इसको लगातार लेने से आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, आप में गले में खराश जैसी खराब होने लग जाता है, क्योंकि वो बार बार वहां पे इन्फेक्शन वाली समस्याएं हो सकती है। आपका गले में खर्राश जैसी कर्कश आवाज भी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, और हार्ट बीट बहुत तेज हो सकती है, क्योंकि इसमें साल्बुटामोल दिया जाता है, तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साइड इफेक्ट के तौर पे मसल्स में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि आपको जो साइड इफेक्ट्स है बहुत मिनिमाइज हो। वैसे जो साइड इफेक्ट्स बताए मैंने बहुत नॉर्मल है, ये नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन यदि आपको कोई ऐसा साइड इफेक्ट है तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। बात करेंगे सावधानी की, तो सबसे पहले सावधानी, यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड शुगर ज्यादा है, तो इस दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता, दोनों दवाओं का। सिमिलरली ग्लूकोमा और कैटरेक्ट है तब भी इस दवा को प्रीफर नहीं किया जाता, रिकमेंड नहीं किया जाता। हाई ब्लड प्रेशर में भी इस दवा को नहीं दिया जाता। ओस्टियोपोरोसिस वाली समस्या है, मतलब आपको जो आपकी हड्डियां हैं उन हड्डियों में ज्यादा डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी कम हो गई है, हड्डियां पोरस नेचर की हो गई, तब भी इस दवा को प्रीफर नहीं किया जाता। फिर उसके बाद में आता है यदि आपको स्टमक का अल्सर है या पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तब भी इस दवा को प्रीफर नहीं किया जाता। तो ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ऐसी समस्या है, डॉक्टर ने नेबुलाइज करने के लिए बोला है,
तो इन बातों को पूरी तरह से डॉक्टर को बताएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोई दूसरा अल्टरनेटिव दवा के तौर पे दूसरा दवाई दे सके, ताकि आपको उस दवा से जो गंभीर समस्याएं होने वाली है वो नहीं हो। उसी तरह से लीवर और किडनी से रिलेटेड समस्या हो तब भी आपको इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं किया जाता। दूध पिलाने वाली माताओं को भी रिकमेंड नहीं किया जाता। हालांकि छोटे बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन इसका जो डोज है वो डोज डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाए, नहीं तो समस्याएं ज्यादा हो सकती है। इससे इन दोनों दवाओं से यदि आपको एलर्जी है तब भी इन आपको ये अवॉइड करना चाहिए, आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमेशा डॉक्टर की सलाह पे फार्मासिस्ट से दवाई लें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर गाइडेंस और सही दवा लेने का सही तरीका पता रहे। यदि आप ये दोनों फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।